नमस्कार, टीवीएनटीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज हम इस बुलेटिन में देखेंगे पाकिस्तान हमले के पीड़ितों से मिलकर क्या बोले राहुल गांधी। देखेंगे पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक में कौन नहीं हो रहा है शामिल। जानेंगे आंध्र प्रदेश कैसे बनेगा सुखोई मिग तेजस की फैक्ट्री। बात करेंगे कैसे भारत से पंगा लेकर बदल गई मुस्लिम देशों की किस्मत। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे क्यों सत्यपाल मलिक पर सीबीआई की चार्जशीट को लेकर गरमाया हुआ है मामला। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। भारत में मानसून ने दी दस्तक, केरल में शुरू हुई झमाझम बारिश। दिल्ली, नोएडा समेत कई बड़े शहरों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी। सैन्य कर्मियों को न्यूक्लियर मेडिसिन पढ़ाएगा दिल्ली विश्वविद्यालय, आर्मी हॉस्पिटल के साथ ऐतिहासिक साझेदारी। गुजरात बॉर्डर से जासूस गिरफ्तार, आईएसआई को संवेदनशील जगहों की जानकारी भेजने का दावा। अदालत से नहीं मिली राहत, मारपीट के मामले में 3 महीने के लिए जेल भेजे गए दरभंगा जिले के अलीनगर से बीजेपी विधायक मिश्री लाल यादव। मध्य प्रदेश में मिला एक और फर्जी डॉक्टर, पेंटर दोस्त की डिग्री और नाम का इस्तेमाल कर करता रहा इलाज। आईसीयू में महिला की मौत से खुला राज। झारखंड में एनकाउंटर में 2 नक्सली हुए ढेर, वहीं छत्तीसगढ़ में 24 ने कर दिया सरेंडर। शुभमन गिल भारत के टेस्ट कप्तान बने, वहीं पंत बने उप कप्तान। इंग्लैंड दौरे के लिए 18 सदस्यीय टीम का हुआ ऐलान। राहुल गांधी की बड़ी मुश्किलें, चाईबासा कोर्ट ने जारी किया गैर जमानती वारंट, 26 जून को होना होगा पेश। एक्टर मुकुल देव का निधन, आईसीयू में थे भर्ती। सन ऑफ सरदार फिल्म में निभाए किरदार से मिली थी पॉपुलैरिटी। ज्योति मल्होत्रा के बांग्लादेश टूर की जांच में जुटी केंद्रीय एजेंसियां। जिस ढाका यूनिवर्सिटी के छात्रों ने किया था तख्ता पलट, उसके पास बनाए थे वीडियो। परेश रावल ने लौटाया हेरा फेरी 3 का साइनिंग अमाउंट, 15% ब्याज के साथ दिए 11 लाख रुपए। अक्षय कुमार ने भेजा था लीगल नोटिस। वाराणसी में तेंदुए का आतंक, अब तक 3 लोग जख्मी, बच्चे महिलाएं घरों के भीतर रहने को हुई मजबूर। ये तो थी आज की हेडलाइंस। अब चलिए बात कर लेते हैं बड़ी खबरों की। ऑपरेशन सिंदूर के बाद छिड़े सैन्य संघर्ष में पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास कई रिहायशी इलाकों पर भी हमले किए, जिसमें कई घरों को खासा नुकसान भी पहुंचा। अब कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पाक सेना की ओर से सीमा पार से की गई गोलाबारी के पीड़ितों से मिलने के लिए आज शनिवार को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले पहुंचे। यहां पर उन्होंने कई पीड़ितों से मुलाकात की और उनका हालचाल भी जाना। पिछले महीने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का केंद्र शासित प्रदेश का यह दूसरा दौरा है। इस आतंकी हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकतर पुरुष पर्यटक थे। आतंकी हमले के 3 दिन बाद राहुल गांधी घायलों से मिलने 25 अप्रैल को श्रीनगर गए थे। इस दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और कई हितधारकों से भी मुलाकात की थी। इस यात्रा के बारे में कांग्रेस के एक नेता ने बताया कि राहुल गांधी आज शनिवार सुबह जम्मू के एयरपोर्ट पहुंचे और सीमा पार से की गई गोलीबारी से प्रभावित इलाकों का दौरा करने के साथ ही शोक संतप्त परिवारों से मिलने के लिए हेलीकॉप्टर से पुंछ रवाना हो गए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पुंछ में गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा का दौरा किया। पाकिस्तान की ओर से सीमा पार से की गई गोलीबारी में गुरुद्वारा क्षतिग्रस्त हो गया था। उनकी इस यात्रा से पहले कांग्रेस की जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने बताया कि राहुल गांधी एक गुरुद्वारे, एक मंदिर, एक मदरसे के अलावा एक ईसाई मिशनरी स्कूल सहित फायरिंग से प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। साथ ही वहां शोक संतप्त परिवारों और नागरिक समाज के लोगों से भी मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल पहले ऐसे राष्ट्रीय नेता हैं जो प्रभावित आबादी के प्रति एकजुटता व्यक्त करने और उनका दर्द साझा करने के लिए उनके पास पहुंचे।
पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसके तहत पाकिस्तान और पाक के कब्जे वाले कश्मीर में 9 आतंकवादी ठिकानों पर कई सटीक हमले किए गए थे। जवाब में पाकिस्तान की ओर से पुंछ समेत कई सेक्टर में सीज फायर की घटना बढ़ गई थी। फिर पाकिस्तान की ओर से 7 से 10 मई के बीच केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में तोप से गोले दागे जाने, मिसाइल और ड्रोन हमलों में 28 भारतीयों की मौत हो गई। पुंछ जिले में अकेले 13 लोग मारे गए जबकि 70 से अधिक घायल हो गए थे। देश की राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में भारत मंडपम में नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हो रही है। बताते चले कि 10वीं बैठक की थी विकसित राज्य के लिए विकसित भारत 2047 रखी गई। इस बैठक के जरिए भारत को आने वाले 25 सालों में एक विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में केंद्र और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। हालांकि इस बैठक से कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने दूरी बनाई है। बैठक में समयबद्ध लक्ष्यों वाले स्थानीय स्तर पर समावेशी दृष्टि दस्तावेज तैयार करने पर जोर दिया गया। भारत मंडपम में होने वाली इस बैठक में जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला शामिल होने पहुंच चुके हैं, तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस बैठक से दूरी बनाई हुई है। सूत्रों की माने तो ममता ने पहले ही इस बैठक में शामिल न होने का फैसला ले लिया था। हालांकि शामिल न होने का कारण अब तक सामने नहीं आ पाया है। ममता के अलावा कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और केरल के मुख्यमंत्री विजयन भी बैठक में शामिल नहीं हुए। इसके अलावा बीजेपी के सहयोगी और बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी इस बैठक से नदारद रहे हैं। नीतीश के शामिल न होने का कारण अब तक सामने नहीं आया है। यही कारण है कि बीजेपी के सहयोगी होने के बाद भी बैठक में शामिल न होने के कारण कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। कुल मिलाकर 5 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल ही नहीं हुए। इनमें पुडुचेरी से एन रंगास्वामी का नाम भी शामिल है। तो वहीं अगर राज्यों की बात की जाए तो बिहार, कर्नाटक, पुडुचेरी, केरल, पश्चिम बंगाल शामिल है। इन राज्यों की बैठक में शामिल न होने पर कई तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक से पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। नीति आयोग की यह बैठक हर साल आयोजित की जाती है। इसमें राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपालों के साथ साथ कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होते हैं। पिछले साल ये बैठक 27 जुलाई को हुई थी। नीति आयोग की बैठक में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु 3 उप समूह बनाने का प्रस्ताव रखा। ये उप समूह जीडीपी वृद्धि, जनसंख्या प्रबंधन और एआई आधारित शासन पर केंद्रित होंगे। नायडू ने केंद्र से पीपीपी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता का भी अनुरोध किया। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आंध्र प्रदेश के सुधारों की सराहना की है। आंध्र प्रदेश सीएम चंद्रबाबू नायडू राज्य को एक विकसित प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की फैक्ट्री के रूप में विकसित करना चाहते हैं। अब उनकी नज़र उस डिफेंस सेक्टर पर है जिसकी ग्रोथ में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं केंद्र सरकार भी डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर होना चाहती है। चंद्रबाबू नायडू ने केंद्र सरकार को एक ऐसा ऑफर दिया है जिससे आंध्र प्रदेश सुखोई मिग और तेजस जैसे एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री बन सकती है। सीएम नायडू ने इसके लिए देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह से मुलाकात की, साथ ही अपने पूरे प्लान और ऑफर्स की पूरी ब्रीफिंग भी दी। तो चलिए आपको भी बताते हैं कि आखिर आंध्र प्रदेश को लेकर सीएम नायडू का आखिर पूरा प्लान क्या है। आंध्र प्रदेश के सीएम और एनडीए के प्रमुख सहयोगी एन चंद्रबाबू नायडू ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट और लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को कांग्रेस शासित कर्नाटक से अपने राज्य में ट्रांसफर करने की वकालत की है। इसके लिए नायडू ने बेंगलुरु एयरपोर्ट से 1 घंटे की दूरी पर लेपाक्षी मदकासिरा हब में HAL की MACA प्रोडक्शन फैसिलिटी के लिए 10,000 करोड़ जमीन का प्रस्ताव दिया है। जी हां, बता दें कि AMCA भारत का 5वीं पीढ़ी की स्टील्थ लड़ाकू विमान है जिससे HAL अन्य निजी फर्मों के साथ सहयोग से विकसित और निर्मित कर रहा है। ये डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए नायडू के बड़े प्रस्ताव का एक हिस्सा है और ये उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर है जो आंध्र प्रदेश के उत्तर से दक्षिण तक 23,000 एकड़ भूमि में फैला है। बता दें AMCA प्रोडक्शन को लेपाक्षी मदकासिरा हब में ले जाया जाए जिसे डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में सबसे बड़े हब के रूप में योजनाबद्ध किया गया है।
सूत्रों के अनुसार नायडू ने कहा कि HAL ने बेंगलुरु इकोसिस्टम को सैचुरेटेड कर दिया है और उसे अधिक भूमि और बेहतर पॉलिसी ड्रिवन इंसेंटिव की आवश्यकता है जो आंध्र प्रदेश प्रदान कर सकता है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर मौजूदा डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम का उपयोग करते हैं और निजी निवेश के माध्यम से इसे और बेहतर बनाते हैं। उम्मीद है कि इन कॉरिडोर से डिफेंस और एरोस्पेस से संबंधित वस्तुओं के स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, जिससे इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम होगी और दूसरे देशों को निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। राजधानी के 2 दिवसीय दौरे पर नायडू ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी, जल शक्ति मंत्री CR पाटिल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और IT मंत्री अश्विनी वैष्णव से भी मुलाकात की। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान के बीच 4 दिनों तक संघर्ष हुआ। इस मौके पर तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया। इसकी वजह से भारत के लोगों ने इन दोनों ही देशों का बॉयकॉट कर दिया। पर्यटकों ने अपनी टिकट कैंसिल करा दी तो व्यापारियों ने इन देशों के साथ बिजनेस करने से मना कर दिया। ऐसे में इंडियन टूरिस्ट अब नई जगहों की तलाश कर रहे हैं। दरअसल देश में इन दिनों गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी है और घूमने फिरने सैर सपाटे के लिए लोग नई जगहों की तलाश करते हैं। तुर्की और अजरबैजान की टिकट कैंसिल कराकर दूसरी जगहों की ओर रुख कर रहे इसमें कजाकिस्तान, इजिप्ट, जॉर्डन, जॉर्जिया और आर्मेनिया जैसे देश भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद बन चुके हैं। कुछ लोग इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों की भी जानकारी जुटा रहे हैं। दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में गर्म मौसम के चलते कुछ लोग इंडोनेशिया, वियतनाम और कंबोडिया जैसे देशों में नहीं जाना चाहते। हालांकि वीजा फ्री एंट्री होने की वजह से कई पर्यटकों की इसमें रुचि भी दिख रही है। दूसरी तरफ ठंडी जलवायु होने के बाद भी यूरोपीय देश इस बात का फायदा नहीं उठा पा रहे हैं। यूरोपीय देशों में जाने के लिए वीजा मिलने में कठिनाई आ रही है। विशेषज्ञों की मगर माने तो जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन जैसे देश भारतीयों को सबसे ज्यादा लुभाते हैं, लेकिन इन जगहों पर जाने के लिए वीजा मिलने में कई महीनों का इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल गर्मियों की छुट्टियों में इन जगहों पर जाना भारतीय पर्यटकों का जाना मुश्किल लग रहा है। ऐसे में ये लोग मध्य एशियाई देशों का रुख कर रहे हैं। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक जब से तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान का समर्थन किया है, तब से इन देशों के लिए वीजा के आवेदन में भारी गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट पिछले 10 से 42% में देखी गई है। अब भारतीय पर्यटकों की पहली पसंद तुर्की की जगह इस्लामिक देश मिस्र हो गई है, जबकि अजरबैजान की जगह आर्मेनिया और जॉर्जिया की ओर लोग रुख कर रहे हैं। इसे संयोग कहें या समय का तकाजा कहें, जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल सत्यपाल मलिक जिस समय अस्पताल में हैं, उसी समय सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। वे भ्रष्टाचार के आरोपों में सीबीआई की चार्जशीट का सामना कर रहे हैं। सीबीआई ने जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में एक हाइड्रो प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ी को लेकर ये मामला दर्ज किया। मलिक की शिकायत पर यह जांच शुरू हुई थी और अब वे खुद आरोपी सूची में शामिल हैं। वे इन दिनों दिल्ली के RML अस्पताल में भर्ती हैं। आखिर ये पूरा मामला क्या है, चलिए जानते हैं। असल में एक रिपोर्ट में मुताबिक साल 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें 2 फाइलों को मंजूरी देने के लिए 300 करोड़ रुपए की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इन फाइलों में एक रिलायंस जनरल इंश्योरेंस से जुड़ी थी और दूसरी किरण हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से। इस बयान के बाद सरकार ने जांच की सिफारिश की और साल 2022 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। रिपोर्ट के मुताबिक पहला मामला जम्मू कश्मीर सरकार की स्वास्थ्य बीमा योजना से जुड़ा है, जिसे रिलायंस जनरल इंश्योरेंस को 2018 में सौंपा गया था। इस योजना पर सवाल तब उठे जब इसे बिना आवश्यक अनुमोदन के लागू किया गया और रिलायंस को 61 करोड़ रुपए अग्रिम दे दिए गए। बाद में योजना को धोखाधड़ी से भरी बताकर रद्द कर दिया गया। सीबीआई ने अपनी एफआईआर में रिलायंस जनरल और ट्रिनिटी रीइंश्योरेंस को मुख्य आरोपी बनाया है। ईडी ने भी इसी मामले में 36 करोड़ 56 लाख रुपए की संपत्तियां अटैच की है। दूसरा मामला किरण हाइड्रो प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। इसमें 2200 करोड़ रुपए के सिविल वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट को गलत तरीके से पटेल इंजीनियरिंग को दिए जाने का आरोप है। सीबीआई के मुताबिक टेंडरिंग की प्रक्रिया में ई टेंडर और रिवर्स ऑक्शन के नियमों का उल्लंघन किया गया। पहले इस टेंडर को रद्द करने का फैसला हुआ था, लेकिन बाद में उसे फिर से जारी कर पटेल इंजीनियरिंग को सौंप दिया गया। सत्यपाल मलिक के अलावा
सीबीआई की चार्जशीट में जिन लोगों के नाम हैं उनमें सीवीपीपीएल के एमडी एमएस बाबू, निर्देशक एमके मित्तल और अरुण कुमार मिश्रा, प्राइवेट सेक्रेटरी वीरेंद्र राणा और कंवर सिंह राणा, पटेल इंजीनियरिंग के एमडी रूपेन पटेल और कन क्लब जीत सिंह दुग्गल शामिल है। अब देखना होगा कि अदालत में ये मामला किस दिशा में आगे बढ़ता है। ये तो थी आज की हमारी कुछ खास और बड़ी खबरें। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज के साथ।